फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मैं यहाँ पे मैथ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और ये मैथ की क्लास सीटेट यूपीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें लेसन वाइज यानी कि एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक छोटी चीज़ छूट जाएगी आपकी। अगर आप एक एक वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि मैथ का एक भी टॉपिक एक भी पार्ट नहीं छूटेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम, जैसे कि सभी को पता होगा कि सीटेट और यूपीटेट में या फिर आपका अगर सुपरटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सब तीनों एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अगर आप अदर किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब पर भी नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बेसिक बताऊंगा। एक पूरी वीडियो मैं यहाँ पे इसलिए लेके आऊँ बेसिक्स के लिए कि पहली वीडियो बेसिक पता होनी चाहिए सभी को। मुझे पता है कि लगभग अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की तो आप लोगों को बेसिक पता होंगे यहाँ पे नंबर सिस्टम के, बट मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ अगर आज की पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ, अगर आप लोगों को आता भी है नंबर सिस्टम तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और ये सोचिए कि अगर आप लोगों को आता है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल मैथ नहीं समझ में आती, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें एडवांस होती जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोग 2011 से लेकर 2018-19 तक जितने भी सीटेट या फिर यूपीटेट में क्वेश्चन आए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं वो सारे यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा, बस आज की वीडियो यहाँ पे बेसिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा नंबर सिस्टम की। दूसरी जो वीडियो होगी मैं नंबर सिस्टम की, इसमें मैं नंबर सिस्टम की कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद टॉपिक वाइज आगे बढ़ता रहेगा ये सीरीज़ जो मैथ की क्लास स्टार्ट की है मैंने आज से। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये मत सोचिए कि आपको आ रहा है तो आप स्किप कर जाएं, आपको आता भी है तब पर भी आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ जो गणित एवं शिक्षा शास्त्र का यहाँ पे सिलेबस है सीटेट का, उससे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके सामने। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे क्वेश्चन होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं। तो 15 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, ये 6 दिख रहे हैं आपको, उसमें से 15 नंबर इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए, पहली है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, दूसरा है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम एचसीएफ, तीसरा है मापन, चौथा है ज्यामिति और आकृतियाँ, पाँचवा अंकगणित पर आधारित समस्याएं, मतलब कि जितनी भी आपकी अंकगणित की समस्याएं होती हैं जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका टाइम डिस्टेंस हो गया, और भी जितने भी टॉपिक होते हैं अंकगणित के वो सारे इसमें डिस्कस करे जाएंगे। और छठा टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन तथा प्रतिरूप यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसका जो अगला प्रतिरूप होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये 15 नंबर का हो गया। और 15 नंबर का देख लीजिए, यहाँ शिक्षा शास्त्र से आता है, इसमें भी आपके लगभग 7-8-9 पॉइंट हैं। यहाँ पे देख लीजिए, गणित की प्रकृति है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, गणित में मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण, और 8वां है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये था सिलेबस सीटेट का। सारा चीज़ नहीं है इसमें, मैं वही चीज़ यहाँ पे रख रहा हूँ जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वेटेज रखता है। अगर ये जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये 30 आउट ऑफ 30 में से ये मान के चलिए कि 25 प्लस की चीज़ें यहाँ पे आपकी तैयार हो जाएंगी 101% की गारंटी से। तो चलिए अब देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा। देख लीजिए दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, वो भी बेसिक यहाँ पर मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्याएं क्या होती हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिसको नहीं पता है, जिसको मैथ नहीं आता है, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको मैथ नहीं आती है। आप आज ही से स्टार्ट करिए। आपको जीरो है, मैथ नहीं आती बिल्कुल भी, तो आज से स्टार्ट करिए। यहाँ से मैं भी आज पहली वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आप लोगों को धीरे धीरे एक एक वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, एक एक दो के अंतराल पे। तो इस वीडियो सीरीज़ से जुड़े रहिए। मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि अगर ये 1-1.5 महीने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग अगर मैथ में आज जीरो थे तो उस समय आप लोग को अच्छी तरीके से मैथ समझ में आती रही होगी। तो देखिए, पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं संख्याओं के बारे में। यह वह अंकगणितीय मान है जिसे हम शब्द, अंक एवं आकृति के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका उपयोग हम गणना करने के लिए, मापन आदि करने के लिए करते हैं। जैसा कि सभी को पता होगा कि हम जो संख्याएँ होती हैं उनका यूज
किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं या फिर किसी चीज़ को मापने के लिए करते हैं। जैसे आप अगर आप दूध लेते हैं तो 1 लीटर लेते हैं कि 2 लीटर लेते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपने कितनी मात्रा में वो चीज़ ली है। या फिर किसी चीज़ की गणना करते हैं कि ये कितनी संख्या में है, 5 टॉफ़ियाँ हैं या फिर 5 बाइक हैं या फिर 5 कार हैं या फिर 3 बाइक हैं। ये सारी चीज़ें गणना करने के लिए हम संख्याओं का यूज करते हैं। तो नंबर्स का यूज आपको पता हो गया कि कहाँ कहाँ यूज होता है नंबर्स का, यानी कि संख्याओं का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। अब आपको मैं यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया नीचे, संख्याओं को मुख्यतः 2 प्रणालियों द्वारा लिखा जा सकता है जो निम्नलिखित है। यहाँ पे 2 प्रणालियाँ हैं। पहला है दशमिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, किसी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का यूज करते हैं। सभी को पता होगा इन 10 संख्याओं को जो यहाँ पे लिखी गई हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं सभी 10 संख्याओं का प्रयोग करके हम सारी चीज़ें लिखते हैं डेसिमल सिस्टम में। और ये सारी संख्याएं आपकी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे मान्य होती हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रणाली है संख्याकन प्रणाली है, न्यूमरेशन सिस्टम है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, संख्यांकन प्रणाली निम्न 2 प्रकार की होती है। पहला है इसमें भारतीय प्रणाली, इसके अंतर्गत भी 2 प्रणाली है, भारतीय एक अंतर्राष्ट्रीय है। तो भारतीय प्रणाली को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं, और जो दूसरी प्रणाली है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, सभी को पता है। यह प्रणाली विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है, इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को ही ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पे। अब इसके आगे देखते हैं हम भारतीय प्रणाली क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल के द्वारा मैं यहाँ पे समझाया है आप लोगों को। एक साइड देख लीजिए लिखा गया भारतीय प्रणाली और दूसरी तरफ लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला है इसमें 10 करोड़ लिखा गया है। अगर तो भारतीय प्रणाली में 10 करोड़ लिखा जाता है। 10 करोड़ को नंबर्स में इस तरीके से लिखा जाता है, देख लीजिए 1 लिखा जाता है सबसे पहले, उसके बाद 8 जीरो लगाए जाते हैं, तो ये हो जाता है 10 करोड़। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 10 करोड़ को क्या लिखा जाता है, 100 मिलियन। आप लोगों को एग्जाम में आ जाता है मिलियन से रिलेटेड प्रश्न, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए वो कुछ नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है और भारतीय प्रणाली जो होती है उसी का, अगर आपको भारतीय प्रणाली अच्छे से आती है तो एक बार कंपेयर कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 10 करोड़ जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। करोड़ होता है मतलब 1 करोड़ जो आपका होता है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। ये हो जाएगा, जैसे 1 के आगे 7 जीरो लगे हैं तो ये हो जाएगा आपका 10 के घाते 7। 10 करोड़ जो था वो 10 के घाते 8 था। अब 10 लाख आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 10 लाख से होते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मिलियन से क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख कैसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज में मिलियन लिखा जाता है और 10 के घाते 6 लिखा जाता है मिलियन को। 10 लाख होगा तो 1 मिलियन होगा, 1 करोड़ होगा तो 10 मिलियन होगा, सिंपल सी बात है। अब आता है हमारा लाख। लाख को क्या कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में, क्या लिखते हैं, 100,000। 100,000 मिलकर क्या होता है, 1 लाख बनता है। तो 1 लाख बराबर होता है 100,000। इसको क्या लिखते हैं, 10 के घाते 5, क्योंकि इसमें 1 के आगे 5 जीरो है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, एक नंबर लिखा है मैंने यहाँ पे उदाहरण में 4325, यानी कि 43252371 अब इसको आपको इस नंबर को भारतीय प्रणाली के अंतर्गत लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा, इसके देख लीजिए कैसे लिखा जाता है यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले भारतीय प्रणाली में 43 करोड़ यानी कि 43 करोड़ 25,23,716। अगर उसी को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 432 मिलियन, यानी कि 43 करोड़ मतलब 1 करोड़ में आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मिलियन। तो 43 करोड़ में आपका क्या हो जाएगा, 432 मिलियन। 432 मिलियन हो गया। अब आपने यहाँ पे लिखा था 25 लाख, तो 25 लाख नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 535,000। 1 लाख में आपका कितना, 10 लाख में आपका कितना होता है, 1 लाख में आपका 100,000 होता है। तो इसी तरीके से 25 लाख में आपका हो जाएगा 535,000 और बाद में 716 उसी तरह लिखा जाएगा। वो भारतीय और इंटरनेशनल दोनों में सेम लिखा जाता है लास्ट वाला। लाख तक चीज़ें चेंज होती हैं, लाख के नीचे आते ही हज़ार में जैसी वैल्यू आती है वो चीज़ें दोनों समान हो जाती हैं। बस लाख को आपको याद रखना है कि 100,000 लिखते हैं, और आपका 10 लाख को 1 मिलियन लिखते हैं, और अगर आपका 1 करोड़ है तो 10 मिलियन लिखा जाएगा, अगर आपका 10 करोड़ है तो वो 100 मिलियन लिखा जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे रोमन संख्या प्रणाली है तथा हिंदू अरेबिक दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो देख लीजिए रोमन प्रणाली में देख लीजिए, और नीचे हिंदू अरेबिक प्रणाली लिखा गया है। यहाँ पे
रोमन प्रणाली में सबसे पहले आई लिखते हैं, आई को 1 लिखते हैं हिंदू अरेबिक में। ऊपर रोमन में हम वी बनाते हैं तो उसको हम हिंदू में और हिंदू अरेबिक प्रणाली में उसको 5 लिखते हैं। रोमन में यक्स लिखते हैं तो उसको हम हिंदू अरेबिक में 10 लिखते हैं। यल लिखते हैं रोमन में तो उसको हम हिंदू अरेबिक में 50 लिखते हैं। सी लिखते हैं तो हिंदू अरेबिक में उसको 100 लिखते हैं। रोमन में डी लिखते हैं तो हिंदू अरेबिक में 500 लिखते हैं। और रोमन में अगर हम यम लिखते हैं तो वो हो जाएगा हिंदू अरेबिक में 1000। मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूँ कि इस चीज़ से एक क्वेश्चन आता है, उसमें आप लोग को कोई नंबर दे दिया जाएगा, जैसे मैं अभी उदाहरण दिखा रहा हूँ उसी को आपको बोला जाएगा कि हिंदू अरेबिक प्रणाली में, या फिर आपको एक नंबर दे दिया जाएगा हिंदू अरेबिक प्रणाली का, उसको आपको बोल दिया जाएगा रोमन नंबर में चेंज करिए। एक नंबर आपका आता है इस एक नंबर का क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण मैंने दिखाया आपको, जहाँ पे उदाहरण की ज़रूरत है मैं वहाँ पे आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण है, हिंदू अरेबिक पद्धति में LXXVI को कैसे लिखा जाएगा। तो देख लीजिए इसको कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे रोमन नंबर्स दिया है, आपको उसको हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। तो यल को कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आपको मैंने बताया, यल को लिखते हैं 50, देख लीजिए ऊपर वाले लिस्ट से यल को 50 लिखते हैं तो यल को 50 लिख लीजिए। यक्स को 10 लिखते हैं तो यक्स को 10 लिख लीजिए, 2 बार यक्स है तो 10 10 लिख लीजिए। वी को 5 लिखते हैं तो 5 लिख लीजिए। आई को 1 लिखते हैं तो 1 लिख लीजिए। अब सभी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। यहाँ पे गुणा नहीं होगा, यहाँ पे आपको जोड़ना है। 50, 10 60, 10 70, 5 75 और 1 76। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई थी उसका आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 76। अब इसके बाद आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अपने पढ़ाने का तरीका कुछ और चेंज करूँगा, आपके हिसाब से और करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं सारी बेसिक्स ही यहाँ पे बता रहा हूँ। अगली वीडियो में आप ये मत सोचिएगा कि मैं बेसिक ही बताऊँगा, मैं चाहता हूँ कि पहले वीडियो में आपको बेसिक पता हो, सारी चीज़ें ध्यान से देख लीजिएगा। और दूसरी वीडियो से मैं यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टार्ट करूँगा। वहाँ के जो भी चीज़ बताऊँगा उसका पहले 1 मिनट बेसिक बताऊँगा, उसके बाद उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अंकों का मान, प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। कोई भी अंक दिया है तो उसके 2 मान होते हैं। पहला होता है वास्तविक मान, यानी कि उसको जो हम कहते हैं फेस वैल्यू, और दूसरा हम कहते हैं स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे पहले हम वास्तविक मान देखते हैं, फेस वैल्यू को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ लेता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कोई नंबर पूछ लेगा, उसके बीच का डिफरेंस पूछ लेगा, उसका सम पूछ लेगा, उसका मल्टीपल पूछ लेगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं इस संख्या पद्धति से। तो एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे वास्तविक मान है, जो फेस वैल्यू है। क्या होती है फेस वैल्यू? किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता। जैसे कोई नंबर है तो उसका जो मान जो कभी नहीं बदलेगा उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, वास्तविक मान कहलाता है ये। फेस वैल्यू को वास्तविक मान कहते हैं। इसे जातीय मान, अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहा जाता है। तो अगर नाम चेंज करके आ जाए वास्तविक मान की जगह जातीय मान या फिर अंकित मान या फिर शुद्ध मान, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है फेस वैल्यू यानी कि वास्तविक मान। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, संख्या 2569 में अंक 5 का जातीय मान क्या होगा? तो फेस वैल्यू वही चीज़ होती है जो पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे 5 का जो जातीय मान होगा वो 5 ही होगा। 6 का क्या जातीय मान होगा? वो 6 होगा। 9 का क्या जातीय मान होगा? वो 9 होगा। 2 का क्या जातीय मान होगा? वो 2 ही होगा। तो आपका जातीय मान यानी कि वास्तविक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब देखते हैं हमारा स्थानीय मान क्या होता है। दूसरा है ये, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान जैसे नाम ही है, स्थान के हिसाब से जब मान चेंज हो तो उसे स्थानीय मान कहते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, संख्या 2569 में अंक 5 का स्थानीय मान जो होगा वो 500 होगा। इस संख्या में अंक 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 60 होगा। ये कैसे आया मैं अभी बता देता हूँ आपको। देख लीजिए 5 यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे रखा गया है, तो 5 लिखिए और उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। और 6 जो लिखा गया है वो देख लीजिए दहाई के अंक पे लिखा गया है, तो दहाई के अंक पे मतलब 10वें प्लेस पे लिखा गया है। तो यहाँ पे 6 में 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 का जो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 2 का क्या प्लेस वैल्यू होगा। बट यहाँ पे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2 जहाँ लिखा गया उसके आगे 3 नंबर्स हैं, तो आपको 3 जीरो वहाँ पे बढ़ाना है और उसी से आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1000वें प्लेस पे लिखा गया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किस में होगा? 2 में होगा, तो 2000 आ जाएगा उसका स्थानीय मान। अब स्थानीय मान के बाद देखते हैं हमारा संख्याओं के वास्तविक एवं स्थानीय मान का कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे संख्या लिखी गई, देख लीजिए 2092 का वास्तविक मान क्या क्या होगा। इसमें सभी यहाँ पे नंबर्स का मैं संख्याओं के अंदर अंकों का सभी का स्थानीय मान वास्तविक मान बताता हूँ। पहले यहाँ पे देख लीजिए 2 बार आया है, 1
शुरुआत में आया, एक अंत में आया है, तो दोनों का जो वास्तविक मान होगा वो 2 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो वास्तविक मान होता है वो 2 का कभी भी चेंज नहीं होगा। अब अंक जो 0 है उसका वास्तविक मान क्या होगा, वो भी 0 रहेगा। अंक 9 का वास्तविक मान क्या होगा, वो भी 9 रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे सरल चीज़ है ये वास्तविक मान, इसका आपको बस इतना याद रखना है, कभी भी नंबर्स चेंज नहीं होंगे वास्तविक मान में, उसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए दूसरा यहाँ पे संख्या 70,364 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो इकाई के अंक पे है, स्थान पे है, यहाँ पे क्या लिखा गया, इकाई के अंक पे 4 लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका, यहाँ पे देख लीजिए मैं समझाया हूँ इसके आगे, इकाई अंक का स्थानीय मान होगा इकाई का अंक गुणे 1। तो इकाई के अंक पे नंबर क्या हमारा 4 है, तो उसमें 4 में गुणा 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे स्थानीय मान 4। अब दहाई के अंक पे कौन सा नंबर है, 6 है, तो दहाई के अंक पे जो वैल्यू आएगी उसको हम 10 से गुणा करेंगे। दहाई का अंक गुणे 10 हो जाता है, तो वो हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 है तो ये गुणे 10 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सैकड़ा का अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, सैकड़ा का अंक लिखते हैं, गुणे 100 करते हैं। सैकड़े के अंक पे क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो 3 लिखा गया है, 3 का गुणा 100 में होगा तो 300 हो जाएगा। अब 1000 के अंक पे स्थानीय मान देख लीजिए, 1000 का अंक हो जाएगा, गुणे 1000 कर देंगे, तो 1000 के अंक पे देख लीजिए 0 है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 0 गुणे 1000 भी करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 10,000 अंक का स्थानीय मान, 10,000 का अंक जो है वहाँ पे वो लिखेंगे, उसको 10,000 से गुणा कर देंगे, तो 7 है, उसको 10,000 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 70,000। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो एक उदाहरण देख लीजिए आप। संख्या दिया गया है यहाँ पे 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, ए ऑप्शन है 8,919, बी ऑप्शन है 1,989, सी ऑप्शन है 9,891, डी ऑप्शन है 8,991। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर पूछा है, वास्तविक मान और स्थानीय मान का, और ये पूछा गया है आपका जो अंक है वो 9 देख लीजिए कौन से स्थान पे, 1000वें स्थान पे है, तो 9 का स्थानीय मान देख लीजिए क्या होगा, 9 गुणे 1000 हो जाएगा। मैंने आपको बताया 1000वें स्थान पे तो 1000 से गुणा कर देंगे उस नंबर में, 9 गुणे 1000 करेंगे तो 9,000 आ जाएगा। और वास्तविक मान क्या होता है, कभी नहीं चेंज होता, तो 9 का वास्तविक मान 9 ही रहेगा। अब दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो 9,000 में से 9 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8,991। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं आगे, संख्याओं के, अब यहाँ पे आ गया है संख्याओं के प्रकार। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है संख्याओं के प्रकार, क्योंकि मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि जितने भी ये कहते हों कि वो कॉन्फिडेंट हैं मैथ में, मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकता हूँ काफ़ी लोग इसमें ऐसे होते हैं जिनको सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में भी नहीं पता होता, बस वो छुपाते रहते हैं कि उनको शर्म आती है, कि वो सोचते हैं कि उनको अगर ये कि कोई जान जाएगा कि संख्याओं के बारे में इसको नहीं पता है तो क्या बोलेगा कोई, बट कोई बोलेगा, इससे आप रुक नहीं सकते सॉरी, आप उसको सीखिए, जब भी आपको टाइम मिले आप सीखिए। हो सकता है इसको सीखने से आगे वाले एग्जाम में आपको कुछ हेल्प मिल जाए इससे। कोई क्या सोचेगा इसको मत सोचिए, आप बस सीखिए, आप डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ टारगेट रखिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए संख्याओं के प्रकार, यहाँ पे जितने भी प्रकार बनते हैं यहाँ पे मैं सारे प्रकार यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला होता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक संख्या मैं आप लोगों को समझा दूँ। जिन संख्याओं का यूज हम किसी चीज़ को गिनने के लिए करते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वही जो मैंने बताया अभी आपसे, जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती हैं यानी कि नेचुरल नंबर होती हैं। परंतु इसमें शून्य शामिल नहीं होता, क्योंकि हम किसी शून्य को ये नहीं कह सकते ना, कोई अगर वस्तु रखी गई है, कोई चीज़ नहीं है, तो उसको ये नहीं कह सकते कि शून्य नंबर, ये शून्य है, ये वैल्यू शून्य है, मतलब कोई शून्य वस्तु रखी गई, ऐसा नहीं कह सकते। एक आम रखा गया है, शून्य 0 आम नहीं रखा गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये प्राकृतिक संख्या में इसको शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं में जैसे लिखा गया है 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। अब दूसरा यहाँ पे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर मतलब जैसे कि पता है आपको, होल नंबर मतलब पूरी संख्याएँ। तो इसमें पूरी संख्याओं मतलब प्राकृतिक संख्याओं का भी, हम प्राकृतिक संख्याओं को भी यहाँ पे काउंट करेंगे, और जो 0 छोड़ रहे थे हम प्राकृतिक संख्या में उसको भी यहाँ पे पूर्ण संख्या में, होल नंबर में काउंट करेंगे। तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है, 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब आगे हम देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब आता है पूर्णांक, इंटीजर्स। अभी देख लीजिए इंटीजर के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है,
प्राकृतिक संख्याएं उनकी ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं या फिर पूर्णांक कहलाती हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर देख लीजिए माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे जीरो हो, सभी बस वो एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि 0 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 इस तरह से कोई भी संख्या होगी पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर होगा वो। अब आता है सम संख्याएं किसे कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 जितनी भी आप गिन सकते हैं 2 से जो विभाजित होंगी इनफाइनाइट तक, वो सारी चीज़ें सम संख्याएं होंगी। अब विषम संख्याएं क्या होंगी, ऑड नंबर्स। सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं और विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं। तो ऑड नंबर देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो कि वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जो 2 से नहीं कटेंगी वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके की संख्याएं वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब विषम संख्याओं की बात देखिए, यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट है भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं और अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो देख लीजिए इसके बारे में क्या लिखा गया यहाँ पे। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि गुणनखंड मतलब 2 से अधिक नंबर से वो डिवाइड हो या फिर 2 से ज़्यादा उसके गुणनखंड हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तथा जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों उसमें से एक स्वयं वो वैल्यू होगी। जैसे 5 है तो 5 खुद से कटेगी और 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, तो वो हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। तो देख लीजिए लिखा गया है जिन संख्याओं में के केवल 2 गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए भाज्य संख्या क्या होती हैं, 2 जैसे 4 है, 9 है, 15 है, 30 है। जैसे 4 है उसके गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और खुद 4 है। अभाज्य संख्याएं देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं देख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और इसी तरीके से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद से कटें और 1 से कटें, तो ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। अब आप कहेंगे 1 क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं बता दूँ 1 इसलिए नहीं होता कि उसके 2 गुणनखंड नहीं होते। वो खुद से तो कटता है लेकिन खुद ही वो 1 है, तो 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो गुणनखंड उसका 1 ही होगा। लेकिन गुणनखंड ये यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का जो कंडीशन होता है उसमें होता है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, जिसकी वजह से 1 आपका प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होता। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पे पूछा गया लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये नहीं होगा, 2 आपका सम संख्या होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 को छोड़ के और कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं आपको कोई होगा, 2 ही अकेला सम अभाज्य संख्या है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब आता है परिमेय संख्याएँ, रेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। मतलब P और Q इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 7 है, 7 को जैसे लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, 7/1 लिख सकते हैं, तो 7/1 भी 7 ही होगा। दूसरा है 7/5 है, P/Q के फॉर्म में है। -1/3 है, ये भी P/Q के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है। माइनस भी आपको मैंने बता दिया कि पूर्णांक संख्या माइनस से प्लस तक सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में देख लीजिए इरेशनल नंबर है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, √2 को या फिर √5 को या फिर √7 को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद आता है हमारा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याएँ यानी कि सक्सेसर नंबर। उत्तरवर्ती को हम सक्सेसर नंबर कहते हैं और इसको अनुवर्ती भी कहा जाता है। और कि आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, उसको इग्नोर करिएगा। यहाँ पे मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करिएगा, ट्रेन जाती रहती है यहाँ पे। तो किसी भी यहाँ पे देख लीजिए सक्सेसर नंबर यानी कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्याओं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 1 से लेके आपका जो इनफाइनाइट तक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक अगली प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। उत्तरवर्ती और अनुवर्ती याद रखिएगा, दोनों
आगे की संख्या होती है। किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त करते हैं तो वो उसकी उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे संख्या 13 की उत्तरवर्ती संख्या है। 13 + 1 करेंगे, 13 में एक प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा इकाई होता है, उसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 14। तो 13 का जो उत्तरवर्ती संख्या यानी कि अनुवर्ती संख्या होगा वो 14 होगा। अब उसको सक्सेसर कहते हैं। अब देख लीजिए पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रेडिसेसर नंबर। तो प्रेडिसेसर नंबर देख लीजिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। किसी प्राकृतिक संख्या में से अगर हम एक घटा देंगे तो उसके पहले की यानी कि पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे संख्या 19 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, 19 में से 1 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 19 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगा वो 18 होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मत सोचिए कि मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा। आज पहली क्लास थी, तो अगर मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का थ्योरी नहीं बताऊँगा तो आप लोगों को आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आज वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। होल नंबर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपकी सारी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को अब इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 से लेकर 2019 तक आए हुए प्रश्न हैं। और ये मत सोचिए कि मैं बस आए हुए प्रश्न ही कराऊँगा आपको। आए हुए प्रश्नों के साथ साथ जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रश्न आ सकते हैं उससे रिलेटेड, वो सारे प्रश्न यहाँ पे मैं कराऊंगा। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं, तो आप लोग मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ कि आप सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर सुपर टेट का हो या फिर यूपी टेट का हो, 120+ नंबर आराम से पाएंगे अगर रेगुलर बेसिस पे आप ईमानदारी से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं इस चैनल पे, तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ सीटेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है मैं आप लोगों तक वो पहुँचा सकूँ। और अगर आप लोगों को बीएड या फिर बीटीसी या फिर डीएलएड का कोई भी लेसन प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं 24 से 48 घंटे तक उस लेसन प्लान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दबा दीजिएगा। लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। मैं मोटिवेट होता हूँ और मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, जो सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिक, इतनी बेसिक कहीं पे नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट में संख्या पद्धति के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।